नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे भारत में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। तो साथियों, शुरू करते हैं। भारत में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्थात भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन लोग निर्वाचन में शामिल होते हैं और निर्वाचन किस पद्धति से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 का नाम संघ है। साथियों, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, इसका नाम संघ है, अर्थात यूनियन है। और इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक लगभग 100 अनुच्छेद हैं। काफ़ी बड़ा भाग है यह। और इसमें जो पहला अध्याय आता है, भाग 5 का जो पहला अध्याय है, उसका नाम कार्यपालिका है। और आप सब जानते हैं साथियों, और पहले वाले एपिसोड में हम बता भी चुके हैं कि जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं, वह राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं, वह राष्ट्रपति होते हैं। ये सिर्फ औपचारिक प्रमुख होते हैं साथियों, औपचारिक। और जो वास्तविक जो हम प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के, वो होते हैं प्रधानमंत्री। इसके बारे में हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद वाले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ जो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, अर्थात यही भारत के प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक है। भारत के प्रथम नागरिक कौन है साथियों? भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं, आपने जाना भारतीय संविधान के भाग 5 का नाम संघ है और इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है, लगभग 100 अनुच्छेद हैं। और अध्याय 1 का नाम कार्यपालिका है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सहित तथा महान्यायवादी आते हैं। और जो कार्यपालिका के प्रमुख है वह राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख है, और जो वास्तविक प्रमुख है कार्यपालिका के, वह प्रधानमंत्री है। और भारत के जो राष्ट्रपति है, यह भारत के प्रथम नागरिक है साथियों। ये हमने जाना। अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत वो कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण उपबंध दिए गए हैं। सबसे पहले जो भाग 5 शुरू होता है साथियों, अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, वह राष्ट्रपति में निहित है। तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। कार्यपालिका शक्ति किसकी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और यही बताता है कि जो राष्ट्रपति है वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होंगे, अर्थात रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश जो होगा वो राष्ट्रपति में निहित होगा। और राष्ट्रपति विधि द्वारा
उनका विनियमन करना सुनिश्चित करेंगे, अर्थात उनको आदेशित या निर्देशित करना सुनिश्चित कर देंगे। तो रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर भी कौन है? रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि एक तो राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, दूसरा रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होंगे। और अनुच्छेद 54 जो है यह राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेंगे। अनुच्छेद 54 बताता है कि निर्वाचन में कौन लोग होंगे, कौन लोग शामिल होंगे। तो साथियों निर्वाचन के बारे में बताता है, अर्थात निर्वाचक गणों के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग शामिल होंगे। अनुच्छेद 55 बताता है कि निर्वाचन की रीति क्या होगी, निर्वाचन किस विधि से होगा, निर्वाचन की रीति। और अनुच्छेद 56 कहता है साथियों कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, पदावधि। और अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति क्या पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे, अर्थात पुनर्निर्वाचन के बारे में वो बंद करता है अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 58 जो है कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन व्यक्ति योग्य होगा उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता अर्थात अर्हता, अर्हता के बारे में बताता है। और इसके बाद आता है दो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 62 और अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाए तो उसको भरने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, अर्थात रिक्ति की पूर्ति के लिए, रिक्ति की पूर्ति के लिए, रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय क्या होगा, अर्थात कितने समय बाद चुनाव होने जरूरी है। और उस चुनाव में जो चुनाव हुआ उम्मीदवार है या जो चुनाव हुआ व्यक्ति है उसका कार्यकाल क्या होगा, ये अनुच्छेद 62 बताता है। अब आता है लास्ट अनुच्छेद, यह आता है 71 और ये बताता है कि चुनाव से संबंधित जो भी मामले हैं उन्हें कौन निपटाएगा, चुनाव से संबंधित मामले। तो साथियों ये तो इससे संबंधित अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हैं। इनके बारे में एक बार संक्षिप्त रूप से जानते हैं, फिर हम विस्तार से आज जानेंगे अनुच्छेद 54 जो निर्वाचक गण हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और अनुच्छेद 55 जो निर्वाचन की रीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले अनुच्छेद 52 और 53। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात वो राष्ट्रपति के बारे में वो बंद करता है। और अनुच्छेद 53 कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। और जो दूसरा बताता है इसका कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होंगे। तो अनुच्छेद 52 और 53 निर्वाचन से संबंधित नहीं है, सिर्फ ये उनके बारे में परिचय बताता है कि राष्ट्रपति कौन होंगे। और अनुच्छेद 54 निर्वाचन में कौन लोग शामिल होंगे इसमें बताता है, इसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति अर्थात निर्वाचन कैसे होगा इस बारे में बताता है। अनुच्छेद 56 कहता है कि
कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। तो साथियों, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की बताई गई है, अर्थात जिस दिन राष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं उस तारीख से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। जब तक वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि अगला जो राष्ट्रपति है वो अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। और जो अनुच्छेद 57 है यह कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे। यह पुनर्निर्वाचन के बारे में बताता है और यह कहता है कि राष्ट्रपति दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं, पुनः निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं और नियुक्त भी हो सकते हैं। तो आज तक तो भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे वो ही 2 बार राष्ट्रपति बने। उसके बाद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो भारत में दोबारा राष्ट्रपति बने। और अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 कहता है। इसके बारे में बताया गया है साथियों कि सबसे पहला है कि जो योग्यता बताई गई है, सबसे पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा इसमें बताया गया है कि उसकी आयु जो है 35 वर्ष पूरी हो, 35 वर्ष पूरी की हो। आदि जो उम्मीदवार होगा उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो। नंबर 3 है वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। और चौथा है वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो साथियों, अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन व्यक्ति उम्मीदवार हो, कौन व्यक्ति योग्य होगा और उम्मीदवार कौन व्यक्ति बन सकता है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसकी आयु 35 वर्ष पूरी की हो उसने, और वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और तथा भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय निकाय के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर साथियों किसी राज्य के राज्यपाल, लाभ के पद के अंतर्गत इसमें लिखते हैं जो लाभ का पद है राज्यपाल, दूसरा मंत्री, तीसरा उपराष्ट्रपति, और ये लोग लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, अर्थात ये लोग राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। तो साथियों, किसी लाभ के पद का अर्थ यह हुआ कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, अर्थात किसी सरकारी नियोजन में न लगा हो। तो लेकिन उपराष्ट्रपति हैं, यदि किसी राज्य के राज्यपाल हैं, या कोई मंत्री हैं, या कोई लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधायिका के सदस्य हो, ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। अर्थात इसमें एक चीज और आता है साथियों, संसद के सदस्य और विधानमंडल के सदस्य, ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। तो साथियों, अनुच्छेद 58 योग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 62 कहता है कि रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कैसे होगा। तो साथियों, यदि राष्ट्रपति का पद दो चीजों से, तो राष्ट्रपति का पद 2 कारणों से खाली हो सकता है, यदि उनकी मृत्यु या वो स्वयं त्याग पत्र दे दें, या महाभियोग के माध्यम से, अर्थात अनुच्छेद 61 के अनुसार उन्हें हटा दिया जाता है। तो उस समय जब उनकी मृत्यु या वो स्वयं त्याग पत्र दे देते हैं
या अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उन्हें महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है। तो अनुच्छेद 62 कहता है कि पुनर्निर्वाचन होगा, दोबारा निर्वाचन होगा, और उस निर्वाचन में वह निर्वाचन का होगा पद रिक्त की 6 माह के भीतर, पद रिक्त के 6 माह के भीतर होना चाहिए। और जो दोबारा निर्वाचन होगा और जो दोबारा उस पद को धारण करेगा वह व्यक्ति पद ग्रहण की तारीख से अगले 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। ये कहता है अनुच्छेद 62। और अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी मामले हैं होंगे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट उनका निवारण करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होंगे या जो भी मामले आएंगे उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह अंतिम माना जाएगा। तो साथियों, हमने जाना महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 54 निर्वाचक गण कौन होंगे, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक गण हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण अर्थात जो चुनाव में भाग लेते हैं उसमें कौन लोग शामिल हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक गण कौन होंगे। पहला, संसद के निर्वाचित सदस्य, कौन शामिल होंगे साथियों। संसद के दोनों सदनों के साथियों, संसद के दोनों सदनों का मतलब होता है, दोनों सदनों का अर्थ है संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और दूसरा है साथियों विधानसभा के प्रत्येक राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य नहीं। मनोनीत नहीं लेंगे। और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, इसमें भी मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो साथियों, प्रत्येक राज्य की सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसके सदस्य भाग नहीं लेंगे, और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है,
और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के पुडुचेरी की विधानसभा निर्वाचित सदस्य। तो साथियों, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और ये साथियों पहले नहीं था, लेकिन हमारी केंद्र शासित प्रदेश दो ऐसे हैं जहां विधानसभा है, एक दिल्ली दूसरा पुडुचेरी। तो दोनों के जो विधायिका की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये जोड़ा गया था साथियों 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। कब जोड़ा गया था साथियों? 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में ये जोड़ा, 1992 में। कब जोड़ा गया था साथियों? 1992 में। अर्थात 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो साथियों, निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल होंगे? भारत राष्ट्रपति के पहले होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो साथियों, अब जानते हैं हम कि जो चुनाव होता है, ये सदस्य तो भाग लेते हैं चुनाव में। अब चुनाव कैसे होता है और उम्मीदवार कैसे बनता है? पहले साथियों ये होता था, जब पहले चुनाव होता था राष्ट्रपति का, तो बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हो जाते थे और उम्मीदवार बन जाते थे। तो इसमें काफ़ी समस्या होती थी और कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाता था। लेकिन बाद में सरकार ने उसमें संशोधन किया। सरकार ने ये संशोधित किया, ये नियम बनाया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो उम्मीदवार उठेगा उसको उसके समर्थन के लिए 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा उसे अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो अब नियम है साथियों, पहले 10 सदस्यों का था, 10 प्रस्तावित होने चाहिए, उसके नामांकन उसके नाम को प्रस्तावित करें और 10 उसके नाम को अनुमोदित करें। लेकिन अब कर दिया साथियों, अर्थात उम्मीदवार वही बनेगा जिसमें निर्वाचक गण के सदस्यों में, अर्थात निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य की विधायिका के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उन सदस्यों में से 50 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए? उम्मीदवार को राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अर्थात जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनेगा, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनेगा, उसे
लोकसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों में से और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो उसको जाने, अर्थात उसके नाम को प्रस्तावित करे कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति बने, और 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो उस नाम को अनुमोदित करे, अर्थात ये सदस्य अलग अलग होने चाहिए। जिसने उसके नाम को प्रस्तावित किया हो वो वही व्यक्ति उसके नाम को अनुमोदित नहीं कर सकता है। तो ये बाध्यता है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने उसे संसद की दोनों सदनों के जो सदस्य हैं और तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं वो उसे जानते हो। 50 ऐसे व्यक्ति हो जो उसके नाम को प्रस्तावित करें, अर्थात उसे पेश करें, और 50 ऐसे सदस्य हैं जो उसके नाम को अनुमोदित करता है, अर्थात। और दूसरी जो चीज है साथियों इसमें वह यह है ये है साथियों कि ऐसा व्यक्ति ही उम्मीदवार बन सकता है। बाकी हमने योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 के अंतर्गत हमने पढ़ा। और अब जानते हैं साथियों कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है साथियों। एक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जो चुनाव होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय थोड़ा अजीब शब्द लगता है, हम लिखते हैं यहाँ एकल स्थानांतरित मत पद्धति, या स्थानांतरित को ही हस्तांतरणीय बोलते हैं। हस्तांतरणीय या इसी को ही संक्रमणीय भी बोलते हैं। एकल संक्रमणीय। तो ये अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम है इसका, लेकिन इंग्लिश में जो शब्द है इसके लिए ट्रांसफरेबल। तो साथियों, और जो मतदान होगा वह गुप्त होगा। मतदान कैसा होगा साथियों? मतदान गुप्त होगा और अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। तो 4 चीजें जानी हमने साथियों। क्या? पहला जानते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये क्या है साथियों? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव जो सिस्टम है साथियों, यह एक किसी लोकतांत्रिक देश में जहाँ की लोगों की सरकार होती है वहाँ अमूमन ये प्रणाली प्रचलित होती है, अर्थात समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो अपने नाम से ही परिचित है कि समानुपातिक अर्थात समान अनुपात में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। ऐसा होता है साथियों कि यहाँ तो भारत में ये प्रचलित नहीं है, जैसे इजराइल है या अन्य देशों में ये प्रचलित है कि जितनी पार्टियाँ होती हैं वो क्या करती है, अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जो है चुनाव आयोग को सौंपती है, और उस लिस्ट में प्राथमिकता के आधार पर वो लिस्ट सौंपती है कि मुझे जितनी सीटें मिलेंगी उस आधार पर मेरे इतने प्रतिनिधि, मेरे इतने कैंडिडेट होंगे मेरी पार्टी से। तो विभिन्न पार्टियां होती हैं, जैसे समझते हैं, जैसे साथियों भारत में समझते हैं, भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। हम सिर्फ 3-4 पार्टियों का नाम लिखते हैं। एक है
बीजेपी, दूसरी है कांग्रेस और तीसरी है शिवसेना और चौथी है बीएसपी और पांचवी है एसपी सपा, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी। माना ये होता है साथियों, समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब ये होता है साथियों कि प्रत्येक उम्मीदवार उस देश में क्या होता है, किसी देश में जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है उस देश में पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में समान अनुपात में बांट दिया जाता है जनसंख्या के, और चुनाव कराए जाते हैं। और वहाँ का जो प्रत्येक नागरिक है वह अपने उम्मीदवार को, जो अपना प्रतिनिधि है, उसे वोट न देकर पार्टी को वोट देता है। माना बीजेपी को यहाँ 50% वोट मिले और कांग्रेस को 40% वोट मिले, शिवसेना को 30% मिले और बीएसपी को 20% मिले, हाँ कांग्रेस को 30% मिले और शिवसेना को 10% मिले और 10% 9% इसे मिले और 1% इसे मिले। तो साथियों, भारत में क्या होता है, भारत में ये होता है जो लोकसभा के चुनाव होते हैं या राज्य विधायिका के जो चुनाव होते हैं उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है साथियों? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का अर्थ ये हुआ साथियों कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त करेगा, सबसे ज़्यादा संख्या में वोट हासिल करेगा, वही सरकार चलाएगा, वही सत्ता लेगा। जैसे लोकसभा में होता है, जिस व्यक्ति, इसके अनुसार साथियों, यदि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अनुसार यहाँ बीजेपी पूरे देश की सरकार को चलाएगी। और इसमें जो इसकी जो आलोचना की जाती है साथियों, ये की जाती है कि जो देश के बाकी नागरिकों ने 30% कांग्रेस को चाहती थी, 10% शिवसेना को चाहती थी और 9% बीएसपी को चाहती थी, 1% एसपी को चाहती थी, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, सरकार सिर्फ बीजेपी चलाएगी यहाँ। लेकिन साथियों, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, इसमें क्या होता है कि जो पार्टियां होती है वो अपनी एक लिस्ट जारी करती है उम्मीदवारों की और वो चुनाव आयोग को सौंपती है। जिसको जितने प्रतिशत वोट मिले उतने ही उसके प्रतिनिधि सरकार में शामिल होंगे। जैसे बीजेपी को 50% है तो इसे 50 प्रतिनिधि इसके होंगे और कांग्रेस के 30 होंगे, शिवसेना के 10 होंगे, बीएसपी के 9 होंगे और एसपी के 1 होगा। अर्थात सभी पार्टियों के प्रतिनिधि सरकार में शामिल होंगे। लेकिन इसके भी कुछ दोष है साथियों, क्योंकि कोई भी सभी पार्टियां उसमें शामिल होगी तो सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पाती है, जो कि अगर कड़ा डिसीजन लेना हो तो नहीं ले पाती है। लेकिन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए, क्योंकि ये जो पार्टियां होती हैं, बहुत सारी पार्टियां जो हैं अपने अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, उस देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, उनकी सुरक्षा की बात करती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है साथियों, उनकी अनदेखी होती है। लेकिन इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो ये प्रक्रिया होती है, इसमें सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। यहाँ तक कि 1% जिसको वोट मिले उसका भी एक प्रतिनिधि सरकार में शामिल होगा। ये तो होता है साथियों समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।
लेकिन भारत में ये लागू नहीं है, लेकिन इसका एक अलग रूप भारत में प्रचलित है, उसको अभी चर्चा करेंगे हम। और एकल स्थानांतरणीय मत पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है साथियों, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है, इसका मतलब ये हुआ साथियों कि मत तो एक ही है, लेकिन वो मत ट्रांसफरेबल है, वो मत हस्तांतरणीय है। अर्थात एक को मत जिसको हमने मत दिया वो उम्मीदवार अगर चुनाव नहीं जीतता है तो वो मत दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अर्थात द वोट विच इज ट्रांसफरेबल, द वोट विच इज ट्रांसफरेबल। और मतदान जो होता है राष्ट्रपति का वो गुप्त होता है, और जो मतदान कैसा होता है साथियों, अप्रत्यक्ष होता है। अर्थात जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनता स्वयं भाग नहीं लेती है प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधायकों के सदस्य, वो भाग लेते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अब जानते हैं साथियों, अनुच्छेद 56 के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत चुनाव की रीति क्या होगी, निर्वाचन की रीति क्या है। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। हमने अनुच्छेद 54 के अंतर्गत जाना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, अर्थात निर्वाचक गण में कौन कौन लोग शामिल होंगे। निर्वाचक गण का मतलब होता है साथियों, इंग्लिश में इसे इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, और इसमें हमने बता दिया कौन कौन लोग शामिल होते हैं। अब जानते हैं कि ये निर्वाचन कैसे होगा। इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं साथियों। एक तो क्या होता है कि जो निर्वाचन की रीति है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक राज्यों की जो जनसंख्या है, अर्थात प्रत्येक राज्यों को जो समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य को समान अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इसमें दो चीजें हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। पहला क्या है, प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। और दूसरा है कि जो संसद है, संसद और जो राज्य विधायिका है, उनके प्रतिनिधित्व में भी समरूपता हो। संसद और विधायिका, राज्य विधायिका के प्रतिनिधित्व में भी समरूपता हो। तो साथियों, दो चीजें बड़ी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक राज्य में समान प्रतिनिधित्व हो। प्रत्येक राज्य है, जैसे भारत में जितने भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में समान प्रतिनिधित्व हो, ये बात ध्यान रखी जाती है, अर्थात समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले। दूसरा, संसद और राज्य विधायिका के प्रतिनिधित्व में समानता हो, समरूपता हो। ये कैसे होता है, इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें क्या होता है कि जो मैंने बताया कि जो मतदान होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधायिका के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सबसे पहले उनका एक मत निकालते हैं। एक मत का मूल्य क्या होता है, सबसे पहले अनुच्छेद 55 के अनुसार एक विधायक का मत का मूल्य राज्य विधायिका के राज्य विधायिका के एक सदस्य लिखते हैं, सदस्य विधायकी होता है, एक सदस्य के
मत का मत का मूल्य, अर्थात एक सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा साथियों? राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे राज्य में विधायिका, राज्य में जो विधानसभा है, राज्य विधायिका अर्थात राज्य के राज्य राज्य की विधानसभा की, क्योंकि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य, तो राज्य में विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या ये है साथियों। राज्य की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य हम कैसे निकालेंगे? ये राज्य की कुल जनसंख्या में यदि राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देंगे और साथ ही कुल जनसंख्या में जो इसका आएगा साथियों, कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर उसमें हम भाग देंगे, उसमें फिर से भाग देंगे 1000 का भाग देंगे, तब जो संख्या आएगी, यदि वो संख्या 500 से कम आती है दशमलव के बाद, अर्थात दशमलव के बाद 5 से कम आती है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा, उसे नहीं लिखा जाएगा। यदि 5 से अधिक आती है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। अर्थात जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख है, 10 लाख है, राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख है और सदस्यों की संख्या है, राज्य में सदस्यों की संख्या है 100, राज्य में सदस्यों की संख्या है 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, इसमें भाग दे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से इसमें भाग दे देंगे और तो ये आ जाएगा 10,000 और इस 10,000 में पुनः भाग देंगे हम 1,000 का और ये आ जाएगा हमारा 1,000 का भाग देंगे तो 10, अर्थात एक विधायक के जो मतों का मूल्य होगा वह 10 होगा, एक विधायक के मतों का मूल्य 10 आएगा। तो साथियों ये होता है राज्य विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य। तो साथियों इसे ध्यान रखना, राज्य की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य है साथियों राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देंगे और जो आएगा भागफल उसमें 1,000 से पुनः भाग देंगे, तो जो आएगा वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का एक मत का मूल्य आएगा, अर्थात मत का मूल्य आएगा, एक सदस्य के मत का मूल्य आएगा। अब जानते हैं कि संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा। संसद में लोकसभा अर्थात राज्यसभा, संसद सदस्य के एक मत का मूल्य क्या होगा। प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके मत का जो मूल्य है उसका कुल योग बट्टे संसद सदस्यों की कुल संख्या, तो ये कैसे निकलेगा साथियों, प्रत्येक राज्य की विधानसभा की
सदस्यों के कुल मतों के मूल्य, कुल मतों का मूल्य, कुल मतों का मूल्य प्रत्येक राज्य के विधानसभा के, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के मतों का, विधानसभा सदस्यों के कुल मतों का मूल्य में किसका भाग देंगे? संसद के कुल निर्वाचित सदस्य। प्रत्येक राज्य के विधानसभा सदस्यों के कुल मतों का जो मूल्य है साथियों, उसमें संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देंगे। और जो निकल कर आएगा साथियों, वह क्या आएगा? वह आएगा एक सदस्य के मत का मूल्य, संसद के एक सदस्य का मत का मूल्य आएगा। तो माना उदाहरण के लिए लेते हैं प्रत्येक राज्य की, जैसे हम लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुल सदस्यों के मतों का मूल्य माना है 1 का 10 निकला था, तो हम मान लेते हैं माना वहाँ के सदस्यों का मूल्य 500 है, और उत्तराखंड के सदस्यों का मूल्य 200 है, और अरुणाचल के 100 है, सिक्किम के 10 है। ऐसे मिला के हम सभी राज्यों का मतों का मूल्य करेंगे, और संसद के कुल सदस्यों की संख्या अर्थात तो लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में कुल निर्वाचित जो सदस्य हैं साथियों वो 543 है, प्लस राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 233 है। कितने हैं साथियों? 233 है। तो ये जो आएगा, ये आएगा साथियों 776। तो 776 का भाग दे देंगे इसमें, तो कुल तो ऐसे इनमें आते जाएगा साथियों, और उसमें हम इतने का भाग दे देंगे, तो आएगा वो संसद के एक सदस्य का मूल्य। अब क्या होगा साथियों? ये तो एक सदस्य के मूल्य जो मैंने बताया कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में समान प्रतिनिधित्व हो, इसमें प्रतिनिधित्व में एकता हो, प्रतिनिधित्व में समरूपता हो या समानता हो, ये करने का प्रयास किया जाता है। और संसद सदस्यों और प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उनके सदस्यों में उनके सदस्यों के जो मत का मूल्य है उसमें समरूपता हो, ये एक जैसा आना चाहिए, इसका प्रयास किया जाता है। अब आता है साथियों कि चुनाव तो इस पद्धति से हो गया, एक सदस्य का मत का हो गया। अब चुनाव कैसे होगा साथियों? चुनाव इसमें जो होता है वरीयता के आधार पर होता है। चुनाव कैसे होता है साथियों? वरीयता के आधार पर। वरीयता अर्थात प्रेफरेंस के आधार पर होता है। प्रेफरेंस के आधार पर वोट दिया जाता है। इसमें कैसे देंगे साथियों? माना राष्ट्रपति चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं, ए बी सी डी। तो प्रत्येक जो सदस्य है जो वोट देता है, मतदाता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य, मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वो कैसे भाग देंगे? वो मतदाता कहलाएंगे इसमें। और वो कैसे इसमें मतदान करेंगे? क्या सोचेंगे? जैसे एक सदस्य भाग लेता है, उसको एक बैलेट पेपर मिलेगा ऐसा, जिसमें 4 उम्मीदवारों, जैसे 4 हो माना, 4 उम्मीदवारों का नाम होगा या उनका चिन्ह होगा, चुनाव चिन्ह होगा। तो 4 उम्मीदवार होंगे, वो चाहेंगे, पहला चाहेगा, इसमें वरीयता का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने वोट दिया, मैं चाहूँगा कि मेरा राष्ट्रपति बी बने, पहला मेरा राष्ट्रपति बी बने। यदि बी नहीं बनता है
तो सी बने, और सी नहीं बनता है तो ए बने, ए नहीं बनता है तो डी बने। तो वरीयता दे दी, मैंने पहला वोट दिया बी को, वोट एक ही है लेकिन प्रेफरेंस दे दी कि पहला मेरा जो राष्ट्रपति बनेगा वो बी बनेगा, यदि बी नहीं बनता है तो सी बने, सी नहीं बनता है तो ए बने, ए नहीं बनता है तो डी बने। तो ये तो मतदान हो गया साथियों। मतदान प्रेफरेंस या वरीयता के आधार पर होता है, प्रत्येक आदमी को बैलेट पेपर मिलता है और मतदान गुप्त होता है। अब जानते हैं साथियों, मतदान दे दिया, अब राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित हो। अब आती है काउंटिंग। इसकी जो काउंटिंग की प्रक्रिया है साथियों वो काफ़ी जटिल भी है और काफ़ी सरल भी है। अमूमन आम नागरिक इसको समझ नहीं पाते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको तो अच्छी तरह समझा ही पाया, साथ ही काउंटिंग की जो वोटिंग है, वोटिंग की जो काउंटिंग है, वोटों की जो काउंटिंग है वो कैसे की जाती है। तो साथियों क्या होता है, प्रेफरेंस अर्थात इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस के आधार पर, वरीयता के आधार पर वोट दिया जाता है। 1 2 3 क्या बैलेट पेपर में लिख दिया जाता है ए बी सी डी उम्मीदवारों के नाम, और हम अपना मत देते हैं प्रेफरेंस के आधार पर। एक ए बने या बी बने, सी बने, डी बने, पहले नंबर पर बी बने, दूसरे नंबर पर सी बने, तीसरे नंबर पर ए बने, चौथे नंबर पर डी बने, ए नहीं तो वो नहीं तो वो, अर्थात मत हमारा ट्रांसफर होते जाता है। तो अब क्या होता है, काउंटिंग कैसे होती है साथियों। माना साथियों, मान लेते हैं कि ये 4 उम्मीदवार हैं, ए बी सी डी। पहले राउंड की जो काउंटिंग होती है, पहले राउंड की जो काउंटिंग है उसमें इसको ए को 40% मत मिले, बी को 30 मिले, सी को 20 मिले और इसको 10 मिले। तो साथियों जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है साथियों, उसमें क्या होता है कि 40 जीत जाता है। लेकिन साथियों इसमें एक चीज बड़ी ध्यान देने योग्य है, मतदान कर दिया, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है, अर्थात मतों का एक निश्चित संख्या प्राप्त करनी पड़ती है। वो संख्या कैसे निकलती है, अर्थात मतों की निश्चित संख्या, मतों की निश्चित संख्या या कोटा, इस कोटा को प्राप्त करके ही कोई उम्मीदवार चुनाव जीत पाता है। वो होता है साथियों कुल वैध मतों, कुल वैध मत, कुल वैध अर्थात कुल वैलिड जो मत है, कुल वैध मतों की संख्या, कुल वैध मतों की संख्या बटे एक, क्योंकि इसमें क्या होता है साथियों, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार एक ही है, उम्मीदवार मतलब राष्ट्रपति पद एक है, वैकेंसी एक है, अर्थात एक ही राष्ट्रपति बनेगा, इसलिए एक आएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कहते हैं, और इसमें +1 कर दिया जाता है। और क्योंकि हम राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं इसे, तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी एक है साथियों, अर्थात राष्ट्रपति एक ही चुना जाएगा। तो इधर एक आएगा, 1 + 1, उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, अर्थात 2 का भाग देंगे, कुल वैध मतों की संख्या में 2 का भाग देंगे, प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे। तो इस कोटे को जो प्राप्त करेगा वही राष्ट्रपति होगा। माना कुल वैध मत 100 है साथियों, और उसमें 1 + 1 अर्थात 2 का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा साथियों 50। तो ये जो है 51 मत हमें प्राप्त करने हैं। जो व्यक्ति 51 मत प्राप्त करेगा, निश्चित कोटा प्राप्त करेगा कुल वैध मतों की संख्या की, वही राष्ट्रपति होगा। प्रेफरेंस वोटिंग इसी को कहते हैं साथियों। अब देखते हैं, क्योंकि पहले राउंड की वोटिंग में हमने क्या किया, ए को 40% वोट मिले, बी को 30% मिले, सी को 20% मिले, डी को 10% वोट मिले। अब इसमें क्या होता है साथियों, निश्चित कोटा न तो ए प्राप्त कर पाया, न बी प्राप्त कर पाया, न सी, न डी।
अर्थात चुनाव पहले राउंड की काउंटिंग में कोई नहीं जीता, अर्थात इस संख्या को कोई नहीं प्राप्त किया। तो अब क्या होता है, सेकेंड काउंटिंग होती है साथियों, सेकेंड राउंड। इसमें क्या होता है, जब पहले प्रेफरेंस में कोई निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है, तो जिसने लास्ट कोटा प्राप्त किया होता है, अर्थात प्रथम प्रेफरेंस में जिसकी सबसे कम संख्या होगी उसे उसे बाहर कर दिया जाता है, उसे दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ डी को दौड़ से बाहर कर देंगे, लेकिन जिन लोगों ने 10 मत डी को दिए हैं उनके मत खारिज नहीं होंगे, अर्थात उनके मत जो होंगे ए बी सी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो साथियों माना डी को जितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, माना उन्होंने डी को जितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उनमें से माना सेकेंड प्रेफरेंस, इसके जो सेकेंड प्रेफरेंस होगी, अर्थात डी को मत देने वालों की जो मतदाता होंगे उनकी जो दूसरी वरीयता होगी या दूसरा प्रेफरेंस होगी, सेकेंड प्रेफरेंस होगी, वो माना ए को 2, बी को 7 और सी को 1 है। अर्थात डी, ऐसे देखते हैं साथियों, डी की फर्स्ट राउंड डी तो दौड़ से बाहर हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि मतदाताओं का वोट जो है, अगर जिसको उन्होंने प्रेफरेंस दिए है वो दौड़ से बाहर हो जाता है तो उनका मत ट्रांसफरेबल हो जाता है। तो इसके ए को दिया, डी की में जो सेकेंड प्रेफरेंस है दी है मतदाताओं ने, वो है ए को, बी को और सी को देंगे। अब इन्होंने 2 लोगों ने ए को दी है, 7 लोगों ने बी को दी है और 1 लोगों ने सी को दी है। तो क्या है, इसकी सेकेंड राउंड की जो प्रेफरेंस है, सेकेंड राउंड की काउंटिंग होती है, इसमें इतने। अब इसके मतों का जो कुल मूल्य हो गया, इसका 42 हो गया, इसका 37 हो गया और इसका 21 हो गया। अब क्या होता है, काउंटिंग शुरू होती है। कौन सी काउंटिंग शुरू होती है, सेकेंड लेवल की काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन निश्चित कोटा ये 42 है, ये 37 है और ये 21 है, कोई प्राप्त नहीं करता है। फिर होती है थर्ड लेवल की काउंटिंग, जिसमें सी, जब सबसे कम मत प्राप्त करने वाले जो उम्मीदवार है उसको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। इसमें सी दौड़ से बाहर हो गया। अब बचे हमारे ए और बी। अब इसमें क्या होता है साथियों, सी की भी जो सेकंड राउंड है, सी के जो सेकंड राउंड की प्रेफरेंस है, जो सी के सेकंड राउंड की जो प्रेफरेंस है, वो जो सी के जो मतदाता, जिस मतदाताओं ने सी को द्वितीय वरीयता में दिया, जो सी में जो जिन्होंने सी को प्रथम वरीयता दी है, उन्होंने द्वितीय वरीयता किसको दी है, उनके मत इनमें ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे सी किस को वोट देंगे द्वितीय वरीयता में, सी वाला एक तो देगा ए को, बी को और डी को, इतने को दे सकते हैं। सी के कुल मतों की संख्या है 21, 20 उसके प्रथम प्राथमिकता के हैं, प्रथम वरीयता के, एक उसके डी से ट्रांसफर है, द्वितीय प्राथमिकता में मिला है, द्वितीय प्रेफरेंस मिली थी, तो इसे 20 + 1 करेंगे। तो साथियों जो इसके प्रथम प्रेफरेंस के मत हैं, पहले उसको देखते हैं। प्रथम प्रेफरेंस के मत इसमें मिले हैं, ए को 20 में से माना ए को मिले 7, बी को मिले 13, इसको मिले 5 और डी को मिले हैं 2। इसकी द्वितीय प्रेफरेंस, सी की द्वितीय प्रेफरेंस साथी। लेकिन और अब जो एक मत मिला है, जो एक मत इसके सी को द्वितीय, डी के प्रथम प्रेफरेंस में सी को द्वितीय प्रेफरेंस में मिला था, इसके तीसरे प्रेफरेंस में किसको मिला, अर्थात तीसरे प्रेफरेंस में किसको मिला है, ये भी देखेंगे कि इसके तीसरे प्रेफरेंस में
किसको, प्रथम इसको दी, डी को दी थी, सेकेंड सी को दी थी, अब ए और बी। माना इसमें से ए को और बी को, ए को एक ही मत है, ए को कुछ नहीं मिला है, और बी को एक मिला, क्योंकि एक ही मत है। तो बी को मिला है, ए को कुछ नहीं मिला है, बी को मिला है। अब क्या हो गया, इसमें कुल मतों की संख्या कितनी होगी साथियों? कुल मतों की संख्या होगी ए को 2, उधर 0 + 0, बी को 7, बी को 7, अच्छा ये तो 5, ए को 5, बी को, ए को 5, बी को 13, बी को 13, और डी। अब इसमें एक चीज और देखेंगे साथी, क्योंकि डी दौड़ से बाहर हो चुका है, और इसकी डी सी के में द्वितीय प्रेफरेंस में डी को मिला था, और प्रथम प्रेफरेंस में सी को मिला था, द्वितीय प्रेफरेंस में डी को मिली है 2 मत। अब इस डी के इसमें तृतीय प्रेफरेंस किसको मिली है? तृतीय प्रेफरेंस किसको मिली है? तृतीय प्रेफरेंस मिलेगी ए और बी को। माना दोनों को एक एक मत मिले। तो अब क्या होगा, इनकी कुल मतों की संख्या होगी साथियों, ए का +1 ये हो गया, और +0 ये हो गया, और बी का +1 और +1 ये हो गया। तो साथियों इसकी कुल संख्या होगी 40 + 2 42 + 47 एक 48 मत मिले, और 30 7 37 और 13 50 51 52 मत, अर्थात निश्चित कोटा किसने प्राप्त किया साथियों? बी ने। इसमें चुनाव कौन जीता? बी जीता साथियों। तो साथियों इसमें जो प्रेफरेंस वरीयता क्रम में वोट होते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक जो चुनाव प्रणाली है, प्रतिनिधित्व प्रणाली है, उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं है साथियों। इसमें क्या होता है कि कोई भी वरीयता के आधार पर वोट दिया जाता है, अर्थात जिसको प्रथम प्रेफरेंस में ज़्यादा मत मिले, ये जरूरी नहीं है कि वही चुनाव जीते। तो यहाँ चुनाव कौन जीता? बी जीता, जिसको कि प्रथम प्रेफरेंस में 30 मत मिले थे साथियों। इसको मैं समझता हूँ कि इसको आप समझ पाए होंगे अच्छी प्रकार से। एक बार पुनः समझते हैं क्या होता है साथियों। प्रथम प्रेफरेंस में 4 उम्मीदवार को, ए को 40 मिले, बी को 30 मिले, सी को 20 मिले, और डी को 10 मिले। इसमें क्या होता है, जो प्रथम काउंटिंग होती है, प्रथम राउंड की काउंटिंग होती है, उसमें जो सबसे कम मत मिले हैं जिसको, उसको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, और उसको जितने मत मिले उसमें जो सेकंड वरीयता है वो इनमें ट्रांसफर हो जाती है, एकल संक्रमण, अर्थात उनका मत हस्तांतरित हो जाता है। जैसे इसको 2 मिले, इसको 7 मिले, इसको 1 मिला। फिर क्या होता है, फिर उसमें जिसको सबसे कम मिले वो भी दौड़ से बाहर हो जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि किसी एक व्यक्ति ने निश्चित कोटा अर्थात 51 प्राप्त नहीं कर लिया। ये 100 मैंने इसलिए लिया था साथियों क्योंकि ये समझने के लिए आसान होता है। तो साथियों आज हमने जाना राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। इसमें एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, वो है क्योंकि आप जब एक मत का मूल्य निकालेंगे संसद सदस्य के या राज्य विधानसभा के एक सदस्य का, उसमें जो कुल जनसंख्या है साथियों, वह जनसंख्या संविधान के अनुच्छेद 55 में ही एक स्पष्टीकरण के माध्यम से लिखा गया है कि बताया गया है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जिस जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा वह 1971 की जनसंख्या को बनाया जाएगा। 1971 की जनसंख्या के अनुसार, 1971 की जनसंख्या के अनुसार, 1971 की जनसंख्या के अनुसार ही कुल जनसंख्या को माना जाएगा संसद सदस्यों या राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य निकालने के लिए। और ये 2026 तक यही चलेगा, 2026 तक यही चलेगा। तो साथियों
थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मैं समझता हूँ कि यदि आपको पसंद होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।